कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। आज हम आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, और उन प्रश्नों के बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। ऐसे प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। उस कड़ी में पहला प्रश्न यही है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया है, क्रिस्टलाव और कोलाइड में क्या अंतर है, या क्रिस्टलाव और कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न कई साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में रिपीट हुआ है। सबसे पहले ये जान लीजिए, वे पदार्थ जिनका विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपत्र में से होकर विसरित नहीं होता, वो कोलाइड या कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। इसी तरह से वे पदार्थ जिनके विलयन चर्मपत्र या अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर आसानी से विसरित हो जाते हैं या विसरित हो जाते हैं, उनको हम क्रिस्टलाव कहते हैं। जैसे आपका कोलाइड का उदाहरण हो जाएगा, इसका स्टार्च है, गोंद है, शहद है, ये सब कोलाइड के उदाहरण है। जबकि क्रिस्टलाव के उदाहरण जैसे आपका नमक है, चीनी है, ये सब क्रिस्टलाव के उदाहरण हो सकते हैं। कोलाइड के कणों का आकार चर्मपत्र झिल्ली के छिद्रों से बड़ा होता है, इसलिए वो विसरित नहीं होते। जबकि क्रिस्टलाव के कणों का आकार चर्मपत्र के झिल्ली के छिद्रों से कम होता है, इसलिए वो विसरित हो जाते हैं। ये अंतर हैं। अगर आपकी परीक्षा में आता है तो इस अंतर को आपको लिखना चाहिए। इसी तरह से आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि अम्लराज जो उत्कृष्ट धातुएं हैं, जैसे प्लेटिनम गोल्ड है, इसके साथ अभिक्रिया भी पूछी गई है, तो इसके साथ अभिक्रिया भी आपको तैयार करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिस्टलाव और कोलाइड में अंतर स्पष्ट करो। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2010, 12, 13, 16, 17 और 19 में पूछा गया है। तो अगर यह आता है क्वेश्चन, तो आपको इस तरह से 3 कॉलम बना लेना चाहिए। गुण, कोलाइड, क्रिस्टलाव। जैसे गुण में पहला है पारगम्य। कोलाइड के केस में वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होता, कोलाइड कहलाता है। जबकि क्रिस्टलाव में वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर विसरित होता है, क्रिस्टलाव कहलाता है। ये दोनों में अंतर हुआ। इसी तरह से आकार, विलयन में कणों का आकार झिल्ली के छिद्रों से अधिक होता है, ये कोलाइड के केस में होता है। जबकि क्रिस्टलाव केस में विलयन में क्रिस्टलाव के कणों का आकार झिल्ली के छिद्रों से के आकार से छोटा होता है। इसका उदाहरण जैसे जान सकते हैं, गोंद, स्टार्च आदि है, और इसका नमक, ग्लूकोज, यूरिया, चीनी, यह क्रिस्टलाव के उदाहरण हो सकते हैं। इस तरह से क्रिस्टलाव और कोलाइड में अंतर अगर आता है तो आपको लिखना चाहिए। इसी तरह से आपके परीक्षा में बार बार आया है कि अम्लराज किसे कहते हैं, अक्वारेजिया क्या है, और इसका प्लेटिनम और गोल्ड के साथ अभिक्रिया लिखिए। आपको पता होना चाहिए 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3, इसी का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। अम्लराज उत्कृष्ट धातुएं जैसे प्लेटिनम और गोल्ड के साथ भी अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके इसके एसिड बनाता है। जैसा कि आपके ये परीक्षा में आया है, अम्लराज की प्लेटिनम एवं गोल्ड के साथ अभिक्रिया लिखो। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2010, 11, 12 और 16 में आया। सबसे पहले प्लेटिनम के साथ क्रिया देखिए, ये 3Pt है, HNO3 और HCl, यही मिश्रण अम्लराज कहलाता है। तो 3Pt + 4HNO3 + 12HCl, इससे बन जाएगा 3PtCl4 + 4NO + 8H2O। ये PtCl4 यानी 3PtCl4 + 6HCl से क्रिया करेगा और बना लेगा 3H2PtCl6। इसका नाम है हेक्साक्लोरोप्लेटनिक एसिड। इसके मतलब अम्लराज प्लेटिनम के साथ क्रिया करके हेक्साक्लोरोप्लेटनिक अम्ल बनाता है। इसी तरह से ये गोल्ड है, AU + HNO3 + 3HCl, इससे क्रिया करके बना लेगा AuCl3, आरिक क्लोराइड बन जाएगा, +NO + 2H2O। ये आरिक क्लोराइड पुनः HCl से क्रिया करेगा, AuCl3 + HCl बन जाएगा HAuCl4, यानी हाइड्रोजन टेट्राक्लोरोप्लेटनिक एसिड बन जा रहा है। तो प्लेटिनम से हेक्साक्लोरोप्लेटनिक अम्ल बनता है और गोल्ड के साथ टेट्राक्लोरो आरिक एसिड बन जाता है। ये अम्लराज की प्लेटिनम और गोल्ड के साथ अभिक्रिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। इसी कड़ी में आपके यहाँ यूपी बोर्ड परीक्षा में
न्यूमेरिकल से भी पूछे गए हैं जो रिपीट हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2015 और 16 में पूछा गया है। सबसे पहले इसमें आपको नोट कर लेना चाहिए क्या क्या प्रश्न में दिया गया है। जैसे स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार होता है तो स्मॉल डब्ल्यू 12 ग्राम दिया गया है। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है 100 ग्राम दिया गया है। और क्वथनांक में उन्नयन आप T2 - T1 फार्मूले से निकाल सकते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 होता है, जबकि इसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। तो 100.34 में से 100 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे तो 0.34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये डेल्टा टीवी का मान हो गया। ग्लूकोज का अनुभार निकालेंगे तो 180 आएगा। केबी मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी केबी का मान ज्ञात करना है। फार्मूला आप जानते हैं, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में ये वैल्यू हम रख दे रहे हैं और फिर पक्षांतर करके केवी का मान इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं तो आ जा रहा है 0.51, यानी 0.51 केवी का मान हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी कड़ी में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रायः बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है सिद्ध करने के लिए, जैसा कि आपकी परीक्षा में आया है कि आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि इसका 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय उसके 1/2 भाग पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो इसके लिए 3/4 का मतलब होता है 75% और 1/2 भाग का मतलब होता है 50%। चाहे 75% कहा जाए, चाहे 3/4 कहा जाए, 1/2 भाग कहा जाए, चाहे 50%, चाहे अर्धायु कहा जाए, एक ही बात है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय 1/2 भाग पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2015, 19 और 20 में पूछा गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण जैसा कि आप जानते हैं, k बराबर 2.303/t log बेस 10 a अपॉन a - x होता है, जहाँ t समय, a प्रारंभिक क्षमता और a - x t सेकंड बाद की क्षमता है। तो 3/4 भाग या 75% के लिए t 75 इक्वल टू हो जाएगा इस समीकरण की सहायता से 2.303/k log एक जगह 100 और x जगह 75। इसको सॉल्व करेंगे, 100 में से 75 माइनस कर देंगे 25 आ जाएगा। 100 में 25 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का मतलब 2 पावर 2, 4 का मतलब है 2 पावर 2, यानी आप लिख सकते हैं 2.303/k। यहाँ देखिए 2.303/k log बेस 10 100/25। 100 में से 75 गए 25, 25 चौका 100 यानी log 4 आ गया। log 4 का मतलब 2 पावर 2, यानी ये हो जाएगा 2.303/k log 2 पावर 2। 2 इधर साइड में आ जाएगा तो आ जाएगा 2.303/k log 2। ये पहला समीकरण 75 के लिए हो गया। इसी तरह से 1/2 भाग या 50% के लिए हो जाएगा t50 बराबर 2.303/k log बेस एक जगह 100 एक जगह 50, 100 में से 50 माइनस कर देंगे 50 होगा। तो ये आ जाएगा 2.303/k log 100/50 यानी 2 log 2 आ गया। ये समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो t75/t50 इक्वल टू आ जाएगा 2 × 2.303 log 2/2.303 log 2 log 2 log 2 और 2.303 से कैंसिल हो गया, ये 2 बचा, यानी t75/t50 इक्वल टू 2 आ गया। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/3 भाग पूर्ण होने में लगा समय उसके आधे भाग पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न सिद्ध करने के लिए आवे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिख करके, वैल्यू रख करके, समीकरण बना करके इस तरह से आप डिवाइड करके आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर भेजा जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।